कल क्लास देखे थे आप लोग? क्वेश्चन कैसा था? कंजंक्शन के सारे क्वेश्चन वो थे जो एग्जाम के पूछे गए हो। और देखो, कंजंक्शन पे मेहनत आपको भी करवाऊंगा और खुद करूंगा। और सारी चीजें प्रोनाउन का भी देख लिया सेट, लेकिन प्रोनाउन के 3-4 सेट और दूंगा मैं, क्योंकि 2 टॉपिक है, नाउन प्रोनाउन, ये बेस होता है। और इसका जो सबसे ऊपर का जो ब्रांच है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 3 टॉपिक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसका पार्ट है? सब्जेक्ट का और वर्ब का। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन का वर्ब के साथ कनेक्शन को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी लड़का पढ़ता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन प्रोनाउन छोड़ देता है। अरे सब्जेक्ट बन कौन रहा है? नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद पढ़ लेंगे वर्ब, दोनों को मिला दिए, हो गया एग्रीमेंट। इसी से तैयार होता है। डायरेक्ट पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, और चलिए, संडे स्पेशल का पीडीएफ कहां है? पीडीएफ तो पहले ही दिया था। प्रोनाउन का पीडीएफ नहीं मिला था? यहाँ टेस्ट लिया था, यहाँ टेस्ट ले रहे हो, कॉपी चेक हो रही है, और यहाँ नंबर रिवील करूंगा यहाँ पर, जिस जिसका जैसा जैसा नंबर आया है। और देखो कि कल क्या था, ध्यान से सुनो। कल मैं करा रहा था तो 1-2 ऐसे नालायक थे, ऐसे ढक्कन और ढकनिया थी, जो ये कमेंट कर रहे थे कि सर आपने प्रीवियस कुछ ईयर का क्वेश्चन निकाल के और आप एसएससी सीजीएल को सीपीओ का दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि सर आप कम से कम 2022 में जो एग्जाम हुआ, यानी 2022 में जो एग्जाम हुआ सीजीएल का, उसका क्वेश्चन करा के दिखाइए हमें, तब हम माने। यही तो बात है। उन लोगों का कहना जो भी था, आप कल तो ऑफलाइन था नहीं, आप लोगों में से भी कोई होगा जो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, हो सकता है आप लोगों में से कमेंट कर दिया हो। ध्यान दो कि नहीं कहता हूं कि चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और पीएस सर के मारकर कभी संदेह मत करना, कभी भी मात दे सकती है। ध्यान दो। और जितने हैं ऑनलाइन समझ लो, कल की क्लास में, कल ही क्लास होगा जो, उसमें 8 अगस्त को हुआ था मेंस का एग्जाम 2022 का, और उसके अंदर मुश्किल से 14 से 15 आपके कॉमन एरर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहो निकाल सकते हो। और इसमें से सिर्फ इतना, अभी जितना सिलेबस पढ़ाया हूं, मात्र 50% हुआ है, 100% तो हुआ नहीं। और उसके बावजूद भी आपके कम से कम 10 क्वेश्चन ना बन गए तो फिर बात रही। 10 क्वेश्चन कैसे भी बना के दिखा दूंगा। 8 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ, मेंस का पेपर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल नहीं, मेंस का। क्योंकि मेंस का एग्जाम जो होता है उसमें 200 नंबर का मैथ्स आता है और 200 नंबर का इंग्लिश आता है। इसी पर सिलेक्शन होना है और इसी पर जो होता है कंधे पर स्टार लग जाता है। और अभी हाल फिलहाल में नवंबर में डेट आ गया बिहार सीजीएल का। बिहार में जो एग्जाम होना है तो यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। सीरियस रहा करो, बस सीरियस रहो, मस्ती मस्ती में पढ़ते चले जाओगे। आओ जरा, लड़कों का डिमांड था कि सर वो कैब काफी दिन से छूट गया है, वो कैब को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले का हो चुका है, यानी 50 क्वेश्चन सी का हो चुका है, बाकी के 50 और बाकी है। सीट 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करा देता हूं। ध्यान से देखो, क्लाइमेक्स का मतलब होता है शिखर, यानी क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि टॉप, पीक, जिनीत, यानी जो टॉप पोजीशन पर जो चीजें होती है उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। खास करके क्लाइमेक्स कोई ऐसा टफ तो है नहीं, नॉर्मल सा शब्द है। जैसे आपने देखा होगा, इसे मूवी के अंदर क्लाइमेक्स होता है। और कल भी मैच जो हुआ था क्लाइमेक्स था, कल का नहीं देखे? तो उसी को लास्ट वाला जो पोजीशन था, मान के चलो कि लास्ट ओवर में जो मैच था, अब उसी में कोई आया मार के चला गया, तो ये जो लास्ट ओवर जो होता है, यानी मान के चलो कि 4 बॉल हैं और 4 बॉल पे 15 रन चाहिए। अब ये जो मैच होगा, इस मैच का ये जो पोजीशन होगा, इसे कहेंगे क्लाइमेक्स, यानी सबसे टॉप पर है। मूवीज के अंदर भी आता है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? शिखर। अब शिखर देखो, टॉप का, ऊंचाई का बहुत सारे मतलब होते हैं। एक शब्द होता है जिसे समिट कहते हैं। समिट का मतलब ही होता है शिखर, यानी टॉप को। लेकिन समिट का इस्तेमाल करते हैं हम जैसे 2 देशों के जब उच्च स्तरीय वार्ता होती है। आपने सुना होगा G20 समिट, शिखर सम्मेलन।
G20 शिखर सम्मेलन, तो वो शिखर वो समिट वाला है, और यहां है क्लाइमेक्स यानी टॉप, यानी जो सबसे ऊंचाई पर चीजें होती है उसे क्या कहते हैं, शिखर। तो मूवी से याद आएगा कि क्लाइमेक्स सीन चल रहा है, यानी मूवी अपने कहां चल रही है, क्लाइमेक्स पे। तो क्लाइमेक्स का मतलब हो जाएगा टॉप या शिखर। नेक्स्ट देखो कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है फुसलाना। कॉक्स का मतलब होता है फुसलाना या फिर परसुएड करना। एक बड़ा ही प्यारा शब्द है कैजोल। कैजोल का मतलब ये होता है मनाना, किसी को चापलूसी करना, यानी कि अपने मीठे मीठे शब्दों से किसी को फंसा लेने को कहते हैं कॉक्स। यानी कॉक्स का मतलब क्या हो गया, फुसलाना। जैसे किसी किसी को फुसला लेते नहीं लोग हैं, तो वही होता है कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है फुसलाना। तो कॉक्स को याद कर लो फॉक्स से। फॉक्स का मतलब लोमड़ी, और लोमड़ी की और कौवे की कहानी सुना होगा आपने। यानी लोमड़ी जाती है कौवे के पास, बोलते गाना गाओ। अब कौवा बेवकूफ, मुंह में रोटी रखा होता है, जैसे गाना गाता है रोटी नीचे गिर जाता है। तो यानी लोमड़ी ने, यानी फॉक्स ने क्या कर लिया, कॉक्स कर लिया, यानी फुसला लिया या फिर मना। देखो परसुएड का मतलब होता है मनाना, यानी किसी चीज को मनाना। तो कॉक्स यानी फॉक्स ने कॉक्स कर लिया, तो कॉक्स का मतलब जैसे दिखेगा फॉक्स याद आएगा, तो कॉक्स मतलब क्या हो जाएगा, फुसलाना, मनाना। नेक्स्ट देखो कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, यानी इफेक्टिव को कहते हैं कोजेंट। यानी जैसे आपने देखा होगा कि लोग जैसे कोजेंट स्पीकर होते हैं, जैसे मान के चलो नाम सुना होगा संदीप माहेश्वरी। तो ये जैसे स्टेज पर जो ये आते हैं विवेक बिंद्रा सर, तो ये लोग क्या है, कोजेंट स्पीकर हैं, यानी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यानी इनके जो बात ये जो बोलते हैं तो बड़े इफेक्टिव मैनर में बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं कोजेंट। तो कोजेंट को याद कर लो एजेंट से, कि जितने भी LIC के एजेंट होते हैं, या फिर वो वाले होते नहीं है कि दो को तुम जोड़ो दो को वो जोड़ेगा, ऐसे ऐसे चैन बनता जाएगा, नहीं। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो भी हो, यानी कि मान के चलो एक व्यक्ति क्या हुआ कि मेरे पास आया और बोला ना कि सर आप एक काम करो कि मैं, हमारे पास एक स्कीम है और बहुत नॉमिनल स्कीम है, 2000 रुपए से शुरुआत होगी इसकी, 2000 दीजिए, हम आपको जोड़ देते हैं। आप 2 लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो 2 लोगों को जोड़ेंगे, तो आपको इसका बोनस मिलता चला जाएगा। और ऐसा करते करते मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूं। तो मैं बोला एक काम करो, 50,000 कैश देता हूं, जरा मेरे खाते में डाल दो। तो बोला वो मोबाइल मेरे घर पे है। अब इसी से पता चल गया कि क्या है वो। लेकिन वो जो व्यक्ति जितने होते हैं LIC वाले, चाहे जितने भी एजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, कोजेंट होते हैं। यानी जितने भी एजेंट होते हैं कोजेंट होते हैं, यानी प्रभावशाली होते हैं, काफी इफेक्टिव होते हैं, उनकी बातों में बड़ा इफेक्ट होता है। देखो जिसकी बातों में इफेक्ट हो वही व्यक्ति क्या होता है, इफेक्टिव। और इफेक्टिव कौन होते हैं, कोजेंट, यानी एजेंट लोग कोजेंट होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ध्यान देना 2 शब्द है, एक है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है बहुत जल्दी बदलने वाला, यानी फिकल है, चेंजेबल है, मर्क्यूरियल है, उसे कहते हैं कैप्रीशियस। यानी कि जो चीज, जैसे मान के चलो कि ये खास करके आपको तब समझ में आएगा, जैसे नया नया कोई फोन लॉन्च हुआ, 15,000 रुपए का कोई फोन लॉन्च हुआ, और आने वाले 3 दिन में ही उसका प्राइस हो गया 12,000। अब देख रहे हो प्राइस इसका कितना जल्दी से चेंज हो गया, इसी को कहते हैं बहुत जल्दी बदलने वाला। यानी अचानक से इसका प्राइस चेंज हो गया, इसका रूप चेंज हो गया, इसका जो भी है आकार चेंज हो गया, उसे ही कहते हैं कैप्रीशियस। नहीं देखते हो, जैसे पापा की परियां होती है, जाती हैं और ब्यूटी पार्लर से निकल के आती है, तो देख दो कितना चेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं कैप्रीशियस। यानी अचानक से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाने को क्या कहते हैं, कैप्रीशियस। याद कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, कैप्रीशियस देखो यहां पर है कैप, और प्रीशियस को याद कर लो प्राइस से, यानी कैप का जो प्राइस होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बदल जाता है। याद कर लो, जरूरी थोड़े ना है कि जो कही गई बातें वो सत्य ही हो। कैप का प्राइस क्या हो जाता है, बहुत जल्द बदल जाता है। तो कैप का प्राइस क्या हो जाएगा, कैप्रीशियस होता है। तो कैप्रीशियस का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लगा है सिनोनिम्स, चेंजेबल, यानी जो जल्दी से बदल जाए, चेंजेबल हो। नेक्स्ट देखो इसी के जैसा, वहां था वो कैप्रीशियस, यहां है कैप साइज। कैप साइज का मतलब होता है उलट जाना, यानी कोई भी चीज उलट जाने को कहते हैं कैप साइज हो गया। यानी यहां पर देखो, यहां पर है कैप और कैप है और आगे है साइज, यानी कैप का साइज क्या होता है, उलट जाता है। जैसे खास करके पहले ये समझो कैप साइज का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी न्यूज आपने सुना होगा कि नदी में नाव चलती है और नाव अचानक से पलट जाती है, होता है ना,
यानी नीचे का जो बेस है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे चले गए सभी लोग नीचे, उसी को कहते हैं कैप्साइज हो जाना। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? पलट जाना। यानी कैप का साइज जब भी आपको चेक करना है कि कैप का साइज है तो क्या करना पड़ेगा? उलट देना पड़ेगा। यानी कैप्साइज का मतलब उलट जाना, ओवरटर्न हो जाना, यानी कोई भी चीज मुड़ जाना, पलट जाना, उसे कहते हैं कैप्साइज हो जाना। नेक्स्ट देखो कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, यानी किसी भी चीज को जब्त करने को कहते हैं कॉन्फिस्केट। ये खास करके ये उनके लिए होता है जैसे टू सीज बाय अथॉरिटी। जैसे आपने सुना होगा कहीं पर छापा लगता है, ईडी का छापा लग गया, सीबीआई का छापा लग गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और वहां पर छापे में जो भी उसकी प्रॉपर्टी, जो भी उसका पैसा, उसको सीज करने को कहते हैं कॉन्फिस्केट करना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। यहां पर यह आ गया है तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हो जाएगा? जब्त करना। यानी सीज बाय अथॉरिटी ये नहीं है कि स्पेशल 26 जैसे कोई गए जाकर जब्त कर लिए तो वहां कॉन्फिस्केट होगा। यानी कि सरकारी जो संस्था है उसके द्वारा, यानी अथॉरिटी कोई ना कोई होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई की अथॉरिटी हो, चाहे ईडी की अथॉरिटी हो, चाहे इनकम टैक्स की अथॉरिटी हो, लेकिन कोई ना कोई अथॉरिटी होता है, उसी के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को, किसी के पैसे को सीज करने को कहते हैं कॉन्फिस्केट करना। यानी कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हो जाएगा? जब्त करना। देखो कौन यहां पर है? फिश और कैट। यानी कौन सी ऐसी फिश है, कौन सी ऐसी कैट है जिसने फिश को जब्त कर लिया है? मान के चलो एक्वेरियम समझते हो। एक्वेरियम का मतलब होता है, याद रखा करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, द प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। जहां पर मछलियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम। अब यहां पर एक्वेरियम में 4-5 मछलियां थी। अब घर में एक बिल्ली भी है, 1-2 बिल्ली हैं घर पे, और वहां पर किसी बिल्ली ने एक फिश को जब्त कर लिया। तो वही बोल रहा है कौन है जो फिश, जो कौन है? कैट, जिसने फिश को कॉन्फिस्केट कर लिया। यानी क्या कर लिया? जब्त कर लिया। तो खास करके डायरेक्टली याद कर लेना, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त करना, किसी चीज को जब्त करना अथॉरिटी के द्वारा। ध्यान दो, कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना, यानी किसी चीज को छिपाना। देखो यहां पर है हाइड, हाइड मतलब छिपाना। इसका जो ठीक उल्टा होता है वो होता है रिवील करना। रिवील सुने हो ना? रिवील कर दिया गया, तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना, और कॉन्सील का मतलब होता है किसी को छुपा लेना। यानी कि छुपा लेना, जैसे कि खास करके ये यूज होता है किसके लिए पता है? कंसील का यूज खास करके जाओगे ना ब्यूटी पार्लर के दुकान पे, तो वहां पर जो बड़े बड़े दाग धब्बे छुपाने वाले क्रीम आते हैं उसके लिए होता है कंसील। यानी जैसे किसी के चेहरे पर दाग है और उसको छुपाना है, और जाके वहां क्रीम से 1 किलोमीटर का मेकअप लगा लिया, तो अब दाग धब्बा तो छिप जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही उसी को कहते हैं कंसील करना। यानी कंसील का मतलब होता है छिपाना, यानी किसी चीज को सीक्रेट बनाना, हाइड करना। तो देखो इसमें कंसील में आपको याद आ रहा है सील, तो सील यानी सरकारी जो जितने अभी इसके पहले करा है कॉन्फिस्केट, वहां के लोग क्या कहते हैं? अच्छा हाँ सर, कंसीलर बोलते हैं क्रीम को। हाँ देखो सही, एकदम एक्सपीरियंस होगा। अच्छा मनोरमा, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, एकदम 100% सही बोला। अब यूज की होगी तो पता होगा। तो इसीलिए कंसीलर बोलते हैं, क्योंकि कंसील करता है। देखो ई आर का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे प्ले मतलब खेलना, प्लेयर खेलने वाला होता है, तो कंसील मतलब छुपाना, कंसीलर मतलब छुपाने वाला। तो वही होता है कंसीलर जो क्रीम में इस्तेमाल होता है। तो कंसील देखो सील लग रहा है, यानी सरकारी जो संस्थाएं होती है किसी को सील करके क्या कर देती है? छिपा देती है। तो इसमें सील से याद आया, या फिर किसी भी गिफ्ट वगैरह में सील लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? छिपा दिया गया। तो कंसील, सील, तो सील यानी कंसील मतलब क्या हो जाएगा? छिपाना। लेकिन यह भी याद रखना रिवील इसका उल्टा है। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, रिवील कर देना। नेक्स्ट देखो कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है गुप्त रूप से, यानी इसका मतलब होता है ढकना, यानी कि बहुत महंगा मिलता है। कवर्ड का मतलब होता है गुप्त रूप से। कवर्ड का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, यानी किसी भी चीज को सीके कर दें। देखो यहां पर कवर लग रहा है,
यानी किसी चीज को कवर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गुप्त रूप से, सीक्रेट हो जाएगा। यानी कोई भी चीज अगर कवर कर दिया, सीक्रेट हो गया। कोई भी सामान है उसके ऊपर आपने कवर चिपका दिया, यानी क्या हो गया, वो सीक्रेट हो गया। तो गुप्त रूप से कहते हैं, यानी कवर्ड का मतलब होता है गुप्त रूप से, और इसका जो उल्टा होता है उसका होता है ओवर्ट। यानी कवर्ड, ओवर्ट। ओवर्ट का देखो यहां लिखा नहीं है, यानी कवर्ड का उल्टा क्या होगा, ओवर्ट। यानी कवर्ट मतलब गुप्त रूप से छिपाना, और ओवर का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। तो कवर्ट मतलब हो जाएगा गुप्त रूप से किसी चीज को छिपा देना। बिल्कुल। आर्केन, बिल्कुल आर्केन का मतलब तो बताया ही था, गुप्त या रहस्य। यहां देखो कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है विशाल या बड़ा। यानी जो चीज बहुत बड़ा है, ह्यूज है, टावरिंग है, मैमूथ है, गिगेंटिक है, गार्गेजुअस है, इनॉर्मस है, मैमूथ हो गया, बहमूथ हो गया, सबका मतलब क्या होता है कि बड़ा या विशाल। कोलोजल, कोलोजल को याद कर लो कॉलेज से, यानी कॉलेज जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, कोलोजल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। ध्यान देना, स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा है, कॉलेज की स्पेलिंग जो होती है उसमें ईजी लगा होता है। एक और होता है कॉलेज, एजीई, इसका मतलब पता है, जैसे फोटोज वगैरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोटोज होते हैं, यहां अपना फोटो लगा लिया, यहां मम्मी का फोटो लगा लिया, यहां पापा का लगा लिया, यहां भाई का लगा लिया। यानी कहने का मतलब है कि इसी चीज को गूगल फोटोज में देखा होगा आपने, इसी को कहते हैं कॉलेज, ये वाला। और एग्जाम यानी जो ये होता है पढ़ने लिखने की जो जगह होती है उसे कहते हैं कॉलेज। यानी कॉलेज जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, कोलोजल होते हैं, विशाल होता है, बड़ा होता है। इसके ग्रुपिंग वर्ड्स में कराऊंगा आपको धीरे धीरे, जैसे एक शब्द के, जैसे बड़ा शब्द का कितना मीनिंग है, तो ह्यूज है, टावरिंग है, बैमूथ है, मैमूथ है, गिगेंटिक है, इनॉर्मस है, ग्रेगेंचुअस है। तो इन सबको एक साथ करा दूंगा और एक सीट में दे दूंगा तो सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो कोलोजल मतलब हो जाएगा विशाल या बड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, कॉम्बैट का मतलब होता है यानी फाइट, बैटल, उसे कहते हैं कॉम्बैट। तो कॉम्बैट को याद कर लो कम बात से, कि लड़ाई करने वाले बात कितने करते हैं, कम करते हैं। दो पक्ष है, एक ये पक्ष है, एक ये पक्ष है, और दोनों में हो गई लड़ाई, तो दोनों आपस में बात कम करेंगे, लड़ाई ज्यादा करेंगे। तो कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ाई यानी फाइट। एक शब्द को याद रखो, देखो यहां पर हारमोनी है, हारमोनी का मतलब पता है क्या होता है, मधुरमय, हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन, यानी किसी के बीच में जब हारमोनियस यानी मधुरमय रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं हारमोनी, हारमोनियस। क्लियर है? आ जाओ जरा बताना, क्लाइमेक्स, कोक्स, कोजेंट, कैप्रीशियस, अचानक से पलट जाना, यानी बहुत जल्दी से किसी चीज का, कैप्साइज, उलट जाना, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त, कंसील, छुपाना, कंसीलर, छुपाने वाला क्रीम, कवर्ट, गुप्त रूप से, कोलोजल, विशाल या बड़ा, कॉम्बैट, लड़ाई, यानी किसी चीज में लड़ाई। ऑनलाइन वालों का अलग ही चलता रहता है, ये लोग लग जाते हैं, किसी चीज को बता दिया उसी में लग गए एक दूसरे से। ऑनलाइन का आप लोग बैठे हो, तुम लोग भी ऑनलाइन हो तो जीने देते, पढ़ाई पर कम, अलग टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस, दिन भर टॉपिक से उधर बाबू सोना करता रहता है। देखो एक चीज बता रहा हूं, जीवन में जितने लोग हैं समझ लेना, खास करके आप लोग, इस जीवन में पैसा है तो सब कुछ है। जीवन में कुछ मत करना, पैसा कमाने का हर तरीका निकालना। क्योंकि मान के चलो कि आपको एक गाड़ी लेनी है, कोई भी एक गाड़ी लेनी है, अब इस गाड़ी को आप ले सकते हो कि नहीं? अभी नहीं ले सकते, क्यों? आपकी औकात नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास। पैसे से ही तो औकात नापा जाता है। किसी के पास पैसा हो अगर ज्यादा, यानी पैसा ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें उसके पास हो। नहीं बोलता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। क्लियर? अब देखो, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक आगे बढ़ ले। अब देखो कि एक और क्रांतिकारी जो टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आज स्टार्ट करूंगा मैं,
इसको बड़े ध्यान से समझना, जिसका नाम है पी क्यू आर और एस। क्लियर? गलत तो नहीं बोलता हूं ना? अरे अगर जेब में जिसके लिए आप लोग इतना जितना परेशान रहते हो, याद रखना, अगर आपके जेब में पैसे हो तभी पूछती है कि मेरा बाबू कैसे हो। अलग समझ लेते हो तुम लोग। पी क्यू आर एस स्टार्ट करें। ध्यान देना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पी क्यू आर एस का फुल फॉर्म क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया तो था, कुछ और कराऊंगा, और कंजंक्शन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म नहीं किया हूं, अभी तो बहुत सारा टॉपिक बाकी है। देखो कंजंक्शन क्यों पढ़ाया पता है आपको? इसके लिए, यानी कंजंक्शन पढ़ाने का जो बेसिक मेरा उद्देश्य था वो सिर्फ ये था, पी क्यू आर एस कैसे बने। अब क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट है, आप अगर देखो एग्जाम में पी क्यू आर एस क्लोज टेस्ट छाया रहता है। पी क्यू आर एस, अब समझो, इसको स्टार्ट किया जाए, ध्यान से समझना। कई बार लड़के मेरे से खुद पूछे हैं कि सर पी क्यू आर एस का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म उसका होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म हो। पी क्यू आर एस का कोई फुल फॉर्म नहीं है। पी क्यू आर एस का मतलब समझो, जैसे मान के चलो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन दूंगा ए, बी, सी और डी। अब कोई बोले कि ए बी सी डी का फुल फॉर्म क्या है, तो कुछ होगा नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, जब फुल फॉर्म कैसे बनेगा। क्लियर? अब क्या है कि ऑप्शन आपके दो तरीके से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है, एक तरीका क्या पहला है कि इसमें से एक ऑप्शन है। क्लियर? एक ऑप्शन है, राइट कर दिया। लेकिन जब ये भी ऑप्शन हो, ये भी ऑप्शन हो, ये भी ऑप्शन हो और ये भी ऑप्शन हो, चारों के चारों ऑप्शन दे दे, तो फिर आंसर कैसे दोगे? तो इसमें फिर ये कंडीशन आएगा कि ये पहले आएगा, ये उसके बाद में, ये उसके बाद में, और सबसे लास्ट में ये आएगा। चार के चार जो सेंटेंस है पहले और बाद में आएंगे। तो इसका जो बनाने का तरीका क्या होगा कि ए वाला पहले आया है तो ए, बी, सी और डी, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा मैंने लिखा बी, ए, सी, डी, तीसरा ऑप्शन दे दिया सी, बी, ए, डी, और चौथा ऑप्शन दे दिया डी, बी, ए, सी। अब बताओ, यहां पर जो चार के चार ऑप्शन जो दिए, तो ए बी सी डी, बी ए सी डी, सी बी ए डी और डी बी ए सी, चार ऑप्शन आ गए। अब इसमें से सही कौन सा है? ये वाला। समझ में आया? अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कैसा होता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी नए हैं, पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं। यहां पर समझो, यहां पर मैंने ऑप्शन दिया था ए बी सी डी, और यहां भी ऑप्शन क्या दे दिया? ए बी सी डी। तो बताओ एक जैसा हुआ कि नहीं? और इसीलिए लड़के बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं। तो एग्जाम ने क्या किया कि इसको मिटा दिया यहां से, और यहां पर क्या रख दिया? पी क्यू आर और एस, और इसी को कह दिए पी क्यू आर एस। या फिर नए तरीके से आजकल के एग्जाम में क्या पूछ रहा है? 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से पूछ रहा है। तो एक बात बताओ कि यहां पर पी क्यू आर एस जो लिखा, तो ये ऑप्शन के जैसा एबीसीडी के जैसा था, तो क्या ये कोई शॉर्ट फॉर्म है? इसीलिए इसे कहते हैं पी क्यू आर एस। समझ में आया? अब डेफिनेशन दे रहा हूं पी क्यू आर एस का। दूसरा समझो, यहां पर क्या होता है कि ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, यहां ये तीसरा भी सेंटेंस है और यहां चौथा भी सेंटेंस है। चारों के चारों सेंटेंस है, लेकिन चारों जो सेंटेंस है, इन चारों सेंटेंस में कोई लिंक नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये भी आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। यानी कि ये अरेंज नहीं हुए हैं, और इसीलिए अरेंज नहीं हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज। तो बन जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। समझ में आया? अभी नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे समझो, मान के चलो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताओ लिखे गए निम्न दिए गए ऑप्शन में से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा जगह पहले आता है। जैसे मैंने ऑप्शन ए लिखा और ऑप्शन ए में लिख दिया बक्सर, ऑप्शन बी में लिख दिया आरा, ऑप्शन सी में लिख दिया दानापुर,
और ऑप्शन डी में लिख दिया पटना। अब समझना पहले, अब यहां पर ऐसे ऑप्शन लिखा कि बक्सर, आरा, दानापुर और पटना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला तरीका होगा कि इसमें पूछ रहा है कि बक्सर से लेके, यानी कि दूरी पूछ दे कि यानी उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार में बढ़ने के क्रम में कौन सा जगह पहले आएगा, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो। बक्सर आएगा, आरा आएगा, दानापुर और पटना। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उल्टा चल दे तो, अगर एक मिनट समझो, ये चार ऑप्शन दिया तो इसमें सबसे पहले बक्सर यानी ए, आरा बी और सी और डी, यानी ए ऑप्शन ये ऐसे दे दिया। अब देखो ए बी सी डी और ए बी सी डी कंफ्यूज किया, तो इसीलिए क्या किया कि इसको मिटा के और यहां पर रख दिया पी क्यू आर और एस। अब पी क्यू आर एस लिख दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू आर और एस। समझ में आया? लेकिन अगर बोल दे कि बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने के क्रम में कौन सा जगह पहले आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो पटना के बाद दानापुर, आरा और बक्सर। तो इसका हो जाएगा एस आर क्यू पी, इसी को कहते हैं पी क्यू आर एस। समझ में आया? अब क्या करना है आपको कि यहां पे और यहां पे सेंटेंस जो जोड़ोगे जरूरी नहीं है कि लगातार हो। अब क्या कर दे कि मैं फिर से इसी चीज को लिखता हूं, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, समझना इसको। चार ऑप्शन लिखा, यहां पर लिख दिया बक्सर, यहां पर लिख दिया पटना, यहां पर लिख दिया आरा और यहां पर लिख दिया दानापुर। अब क्या है कि अब पूछ दे कि उत्तर प्रदेश से बिहार में बढ़ने के क्रम में सजाइए इसे, तो सबसे पहले बक्सर, तो ऑप्शन क्या हो गया, पी। उसके बाद पटना, आरा क्या हो गया, उसके बाद लास्ट में क्यू। अब एक बात बताओ, यहां पर जरूरी तो है नहीं कि पी क्यू आर एस आया, ऑप्शन क्या बन गया, पी आर एस क्यू। अब आपने क्या किया है कि ये एक सेंटेंस था, इस सेंटेंस के बाद इस सेंटेंस को जोड़ा, तो इसीलिए कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर जंबल कह देते हैं, जोड़ने के क्रम में। समझ में आया? इसे कहते हैं PQRS। अब धीरे धीरे समझना है कि कैसे पेयर बनेगा, यानी पेयर बनाने का तरीका क्या है कि पेयर जब आप बनाओगे तो बनाते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जरा एक बात बताना, मैंने नाउन पहले पढ़ाया कि बाद में, और उसके बाद क्या पढ़ाया, प्रोनाउन। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी सेंटेंस का जो शुरुआत होगा उसमें नाउन पहले आएगा और प्रोनाउन, अगर सेंटेंस में नाउन हो और प्रोनाउन हो तभी आएंगे नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। कैसे? जैसे मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहां पर रखा है राम और मैंने यहां पर रखा है ही, क्लियर? मैंने यहां पर रखा है सुनीता और यहां पर रख दिया सी। तो एक बात जरा बताओ, राम पहले कि ही पहले? राम का ही तो प्रोनाउन है ये, यानी राम पहले और ही बाद में, सुनीता पहले और सी बाद में। इतना समझ में आया? एकदम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। राम पहले और यहां ही बाद में, तो इसका मतलब राम क्या है, ही क्या है? तो यही तो मैंने बोला, लिखो साथ में, नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। अगर सेंटेंस में नाउन हो तो नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। अब एक कॉन्सेप्ट दे दिया, इस एक कॉन्सेप्ट से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, हो गया। नाउन पहले और प्रोनाउन बाद में। एक छोटी सी चीज को समझ लेना, ध्यान दो। CHSL का एग्जाम हुआ 2019 में, हाल फिलहाल की घटना है, यानी 2019 में जो CHSL का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा, आओ जरा देखा जाए। मुझे एक बात बताओ, यहां पर यूज किया है दे, बताओ नाउन है कि प्रोनाउन है? यहां पर दे नाउन है कि प्रोनाउन है? यहां पर दियर नाउन है कि प्रोनाउन है? तो द फैमिली क्या है, यानी क्यू पहले आएगा, सेंटेंस में जो पहले हो उसे आंसर कर दो। समझ में आया?
इसीलिए बोला 2 सेकंड में आंसर आएगा, बस देखते जाओ ऐसे। इसीलिए बोल रहा हूं मार्केट में तूफान नहीं मचाओगे। देखो सीचेस वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मान के चलो मेरे लिए क्वेश्चन बनाना कितनी बड़ी बात है, 2 सेकंड का खेल है, क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट कर दूंगा 4-5, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेट सिलेक्शन से मतलब है। कहने का मतलब फिर से बताओ, देखो यही बता रहा हूं, समझना। मेरा बस कहना यह है कि क्वेश्चन कोई लिखा, अब क्वेश्चन में लिखा P, Q, R और S, 4 ऑप्शन दे दिया। अब एक में कुछ मैंने लिख दिया राम, और इसमें रख दिया मैंने कुछ भी R रख दिया, और यहां पर जोड़ दिया ही, और यहां पर कुछ भी लिख दिया, जो मन करे वो लिख दिया। अब जो है इसमें मैंने ऑप्शन बनाया कि यहां पर लिखा P यानी Q R P S, ऑप्शन ए। दूसरा मैंने लिखा P, P के बाद R, R के बाद Q, उसके बाद S। सी ऑप्शन लिखा मैंने कि R, R के बाद लिखा P, फिर Q और S। और डी ऑप्शन क्या दे दिया कि S, R, Q और P। समझ में आया? यानी मैंने तरीका क्या दिया कि नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, पेयर बना कि नहीं, तो नाउन पहले और प्रोनाउन बाद में, तो यानी कि P पहले R बाद में, यानी P पहले R बाद में है, नहीं होगा। P पहले R बाद में है, P पहले R बाद में है, P पहले R बाद में है, तो इसी को लिखवाया कि नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। और यही ये क्वेश्चन था। यहां पर दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, दियर प्रोनाउन है। ये दियर क्या है? दियर कंट्री मान कर एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव है, ये कंट्री से पहले आया है। तो दियर किसके लिए आएगा? दे के लिए दियर आता है। सेंटेंस शुरू होगा नाउन से, तो जिस ऑप्शन में क्यू हो आंसर हो गया। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन थोड़ी ना और दिखाता हूं। क्वेश्चन देखो, यहां देखो, CHSL 2020 हाल फिलहाल की घटना है। टीयर 1 फॉर्म डाला गया था, सॉरी एग्जाम हुआ था 12 तारीख चौथे महीने 2021 में, अप्रैल में। टाइम भी देखो मेंशन किया है पूरा डिटेल। इसीलिए अब आओ जरा देखा जाए। मुझे एक बात बताओ, यानी कि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, तो ऑप्शन बी से होगा, बी उड़ा दिया, यहां पर बी उड़ा दिया। ऑप्शन बताओ, अब सी तो ऑप्शन ही नहीं, यानी सी नहीं होगा। सबसे पहले यहां पर लिखा है वन डे, एक दिन। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। केम टू जंगल, जंगल आया, यानी डी हो सकता है। तो देखो डी यहां पर है और डी यहां पर है, 2 जगह ऑप्शन दे दिया। अब इसके बाद सी आएगा कि बी आएगा, देखते हैं। यानी एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल आया, और उसके बाद देखो यहां पर है सी और यहां पर है बी। ही फाउंड द 2 चिल्ड्रेन एंड द बास्केट, देयर ही बॉट देम। अब ये देम किसके लिए आया है? तो आया है ये ही फाउंड 2 चिल्ड्रेन के लिए देम आया है। तो इसीलिए यहां पर डी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? यानी कि सबसे पहले ये वाला समझ में नहीं आया, इसलिए मान के चलो कि अगर यहां पर ऑप्शन जो होता, धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ, पहले पढ़ते जाओ देखते जाओ। जैसे अगर मान के चलो कि यहां पर अगर ऑप्शन ए से होता तो बिना सोचे से आंसर राइट कर देते, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है, एक लाइन और पढ़वा लिया, यानी डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। क्लियर है? अब देखते हैं, डी से सेंटेंस का शुरुआत होगा। यहां लगा है वन डे, एक दिन, एक बूढ़ा आदमी केम टू द जंगल, यानी जंगल में आया। अब क्लियर है? अब डी को बी से जोड़ो या डी को सी से जोड़ो आंसर लाने के लिए। यहां देखो ही टुक देम, ही टुक देम किसको? वह किसको लिया? यहां तो बोल रहा है कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल आया। यहां देखो इसके लिखे पूरे हिंदी पढ़ देता हूं। ही फाउंड, वह पाया, द 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों को, एंड द बास्केट, और एक टोकरी को। ही टुक, वह लिया, देम, उनको, अवे, अपने साथ, टू हिज हर्ट, अपने झोपड़ी में। यानी किसको लिया? बच्चे को। यानी सबसे पहले डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी। समझ में आया? यानी कि डी के बाद सी होगा कि डी के बाद बी होगा? डी के बाद। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे एक बात बताओ कि इस सेंटेंस में सबसे पहले डी आएगा कि नहीं?
तो आंसर ये समझ के चलो आंसर है पूरा, इस पूरे आंसर पे मत जाओ, धीरे धीरे बनेगा, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दिया नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, यानी नाउन पहले आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, CHSL 2019 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा देखो, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा एग्जाम। समझ में नहीं आया? वो आ रहा है ना? देखो एक बात मुझे बताओ कि ही है आंसर होगा, तो यानी कि सी से ऑप्शन नहीं होगा, काट दो। अब हिज फादर अग्रीड, उसके पापा, किसके पापा? हिज फादर, हिज किसके लिए आता है? जैसे मैंने लिखा यहां पर ही, तो ही के लिए हिज आएगा, और ये ही किसी ना किसी आदमी के लिए आएगा, यानी राम के लिए ही आया और ही के लिए हिज आया। प्रोनाउन जिस दिन पढ़ा था बता तो रहा था कि अगर आपके सेंटेंस में जैसे रोहन इज अ गुड बॉय, अब रोहन फादर तो हिज फादर, समझ में आया? यानी देखो ही से होगा सेंटेंस, द फादर देन वांटेड हिज सन टू पिक हिम अप एट 4 in the afternoon so that they could go home together। यहां लगा है अ टीनएजर हैड जस्ट पास्ड, यहां पर है हिज फादर, यानी डी से ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन ही नहीं है। अब आ गया ए और बी, अब या तो ए होगा या बी होगा। देखो एक बात मैं बता रहा हूं आपको, खास करके जितने बड़े बड़े एग्जाम हैं, खास करके ध्यान देना इस पॉइंट को, मैं इसको चैलेंज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो रूल है ये 70% राइट होगा, 70% ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या कहता है कि जैसे देखो यहां पर ऑप्शन शुरुआत हुआ है बी से और यहां भी ऑप्शन शुरुआत हुआ है बी से, तो ज्यादातर चांस बनता है कि सेंटेंस का शुरुआत किससे होगा? बी से, तो यानी बाकी के ऑप्शन को उड़ा दो, ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि अ टीनएजर, यानी टीनएजर का मतलब होता है कि जैसे नहीं होता है नए नए जो होते हैं, यानी अरे निब्बा बोलते हैं जिसे, यानी 17-18 साल का नया नया जो लौंडा होता है उसकी बात कर रहे हैं। यानी टीनएजर मतलब होता है कि जैसे किशोरावस्था का जो उम्र होता है उसे कहते हैं टीनएजर। यानी एक टीनएजर जो था हैड जस्ट पास्ड, उसने तुरंत ही पास किया था क्या? हिज ड्राइविंग टेस्ट, अपने ड्राइविंग टेस्ट को, एंड वॉज ईगर टू ड्राइव हिज फादर्स कार, यानी बहुत ज्यादा उत्सुक था किसके लिए? अपने बाप की गाड़ी को चलाने के लिए, फादर्स कार के लिए। आगे देखो, ही आस्क्ड हिज सन, यानी बी के बाद क्या दिया है? सी, यानी ही आस्क्ड हिज सन, यानी लड़के के बारे में सब्जेक्ट क्या है? लड़का। टीनएजर ने जस्ट अभी पास किया है क्या? अपने ड्राइविंग टेस्ट को, और उत्सुक है किसके लिए? अपने बाप की गाड़ी को चलाने के लिए। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा। अभी तो टीनएजर है, बेटा कहां से हो गया? अपने बाप से कहेगा ना जी, यानी कि अ टीनएजर हैड जस्ट पास, उसने जस्ट पास किया है। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा ना। हिज फादर एग्रीड, उसके जो पिता थे वो एग्रीड हो गए, यानी सहमत हो गए, और वो क्या किए कि वो ही आस्क्ड हिज सन, वो अपने किससे बोला? यानी अपने बेटे से बोले क्या कि मुझे ही आस्क। अब ये आस्क ही किसके लिए है? फादर के लिए। यानी फादर ने कहा अपने बेटे से टू ड्रॉप हिम एट अ प्लेस, एक जगह पर, दैट वाज सम 18 miles from home before he took the car for servicing। The father then wanted his son to pick him up। अब पहले छोड़ा, ड्रॉप किया, यानी ड्रॉप क्या करेगा? पहले ड्रॉप करेगा उसके बाद ना पिक करेगा, यानी ड्रॉप किया उसके बाद पिक किया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि यहां पर है बी और बी के बाद डी, कहां है? ये रहा। क्लियर? खास करके आपको ये ध्यान नहीं देना बी के बाद डी आएगा कि नहीं, आप ये बताओ बी पहले आएगा कि नहीं, तो इसीलिए बी ऑप्शन है। द फादर देन, तब, कब, यानी पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, देखो धीरे धीरे, अभी पहली बार में तो समझ ही में नहीं आएगा। यहां पर आपने बोला कि द फादर देन वांटेड हिज सन टू पिक हिम अप, सेंटेंस की शुरुआत फादर सब्जेक्ट है मान लिया, लेकिन बताओ कि सब्जेक्ट क्या फादर से शुरुआत कर सकते हो सेंटेंस को? नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, CHSL 2019 का ही क्वेश्चन है। एक बात बताओ, यहां पर लगा है देन ही होगा, तो सी को उड़ा देंगे, उड़ गया।
देन ही होगा, उड़ा देंगे। अब ऑप्शन किससे शुरुआत होगा? बी से। यानी बी से किसी ऑप्शन की शुरुआत करेंगे बी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो बी क्या कहता है? अ ग्रे हेयर, यानी एक ग्रे कलर का हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश, यानी एक ग्रे कलर का हेयर लिव्ड इन वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड, लकड़ी बोल रहा है। वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल। देख रहे हो इसे सी का खेल, नाउन में पढ़ाया हूं। वाटर मतलब पानी, वाटर से मतलब समुद्र। सैंड मतलब बालू, सैंड से मतलब रेगिस्तान। स्काई मतलब आसमान, स्काईज मतलब अंतरिक्ष ब्रह्मांड, नहीं कराया हूं। आयरन मतलब लोहा, आयरन का मतलब बेड़िया, ये सब कराया हूं। यानी एक ग्रे कलर का, देखो दो ऑप्शन काट दिए ना, मान के चलो कि दो ऑप्शन को काट दिए, क्वेश्चन का सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 50-50 खेल लो। जल्दबाजी में हो किसी को आंसर करोगे तो 50% चांस बनता है कि सही हो जाएगा। अब लेकिन पूरा मैं सही कराऊंगा, धीरे धीरे सही होगा। यहां पर देखो, अ ग्रे हेयर लिव्ड इन द वुड्स, जंगल में रहता था, नियर अ विलेज, एक गांव के करीब। क्लियर है? यानी ऑप्शन शुरू हो गया बी से, ये तो पक्का है। अब देखो यहां पर लगा है क्या कि देन ही वुड प्रिक अप द अदर जर्क हिज विस्कर स्नफ एंड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स। और यहां है ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि ड्यूरिंग यानी दरमियान किसके? ठंडियों के। वेन नाइट केम, जब भी रात आती थी, ही वुड प्रिक अप वन हियर एंड लिसन, वह क्या करता था? अपने कान को एक खड़ा करके सुनता था। वन ईयर एंड लिसन, क्या सुनता था? अब यहां पर देखो कि सब्जेक्ट शुरू किससे हुआ है? बी से। अब बी के बाद किसको जोड़ना है? सी को या डी को? यानी बी के बाद देन ही वुड प्रिक अप द अदर जर्क एंड विस्कर्स, यानी बी के बाद सी आएगा कि बी के बाद डी आएगा? सी करोगे? पहले तो ड्यूरिंग द विंटर, पहले दिखाना पड़ेगा ठंडियों के दौरान, यानी बी के बाद डी होगा। कहां गया सी? समझ में आया? यानी पहले नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, यहां पर है CHSL 2020 टीयर 1, 12/4/2021 का ही है, 2021 की बात कर रहे हैं। एग्जाम टाइम 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का था। आओ जरा देखा जाए। यहां पर देखो, बताओ वी से सेंटेंस शुरू होगा। ए ऑप्शन को काट दिया। एक बात बताओ, 4 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट की है? 25% की। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हो? मुझे तो लगता था कि तुम लोग की अंग्रेजी ही कमजोर है, मैथ भी कमजोर है क्या? यानी 25% की प्रोबेबिलिटी बनती है सही होने की। एक को उड़ाया, बताओ कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई? 75%। (33.33%) ये होते हैं 100%। 100% में 4 क्वेश्चन था तो 25%, 100/4, लेकिन 3 क्वेश्चन हो गया तो 100/3, 33:1/3 होता है। और 33:1/3 को लिखते हैं 33.33। समझ में आया? अब चांस हो गया 33.33% का। आगे आओ जरा और देखा जाए। यानी लेटर वेन वी, अरे वी किसके लिए आया है? यानी बी, ये जो वी आया है किसके लिए पता है? तो यानी बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बताओ चांस कितना परसेंट? खेल लो 50-50%, 50-50 खेल लो, केबीसी में जैसे होता है। यानी यहां 50% का चांस बन गया। अब आ जाओ, सी है और डी है। यहां देखो, माई वाइफ एंड आई, यानी माई वाइफ एंड आई, आई क्या है? यानी प्रोनाउन है। कॉल्ड ऑन देम, देम किसके लिए? देम कोई है, यानी सेंटेंस किससे शुरू होगा? समझ में आया? समझ में आया ना? यानी कि देखो, माई वाइफ एंड आई सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये देम किसके लिए आया है? ऑन देम। अब पूरा पढ़ देता हूं, एक एक को पूरा पढ़ देता हूं, देखो कैसे। यहां पर लिखा है क्या? द मेहराज वर न्यू कमर्स। न्यू कमर्स का मतलब पता है क्या होता है? नए 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 लोगों को कहते हैं न्यू कमर्स। जैसे अगर कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में जब एंटर करते हो तो न्यू कमर्स होते हो।
न्यू कमर्स का मतलब होता है नौसिखिया, या फिर नए किसी जगह पर नए नए लोगों को न्यू कमर्स कहते हैं। यानी द महराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, यानी कि नए नए पड़ोसी बन के कौन आए हैं? महराज। अब देखो, यानी सेंटेंस है महराज से, और उसके बाद माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम। अब ये देम किसके लिए है? महराज के लिए है। समझ में आया? यानी मेरी पत्नी और मैं कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ एनी नीडेड, यानी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसके बाद यहां पर क्या है? यहां सी के बाद डी, यानी एनी हेल्प, यानी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो यहां पर क्या है? लेटर वेन वी बिकम गुड फ्रेंड्स देन टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस वी फाउंड, हमने पाया, बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड स्टॉप, यानी शब्द कहने का मतलब यह है कि हमने पाया, इससे क्या बोला कि सबसे पहले सी ऑप्शन होगा, उसके बाद क्या होगा? डी, यानी सी के बाद डी होगा, उसके बाद क्या किया? हमने पाया, और क्या? बी। यानी कहने का मतलब यह है कि सी के बाद डी, डी के बाद ए और ए के बाद बी। देखो सेंटेंस पूरा सही बैठ गया कि नहीं? लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे एग्जाम में इतना टाइम है। अब जैसे मान के चलो आप एग्जाम में होते तो कैसे करोगे? सीधा ऐसे करो, देखो बताता हूं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। यहां पर क्या है कि वी से ऑप्शन नहीं होगा, हटा दो। यहां लेटर वेन वी से ऑप्शन नहीं होगा, हटा दो। यानी कि द माई वाइफ एंड कॉल देम से आंसर नहीं होगा, डी को हटा दो, आंसर ए है। अब ये स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, और ये स्पीड तब आएगी जब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद देखता हूं कि कैसे एक भी क्वेश्चन छूटता है पीक्यूआरएस का। 5 सेकंड में, कल ऑनलाइन देखे थे ना, ऑनलाइन में कितने कितने क्वेश्चन लिखवाया हूं, और जितने क्वेश्चन लिखवा दिया उन सारे क्वेश्चन को करना है। चाहे वो कैबलरी का हो गया, चाहे ग्रामर सेक्शन का हो गया, ईडीएम्स करा दिया, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, सारे चीजों को समझते हुए चलना है। आगे बढ़ो, जरा देखो, पहला रूल समझ में आया? नाउन पहले प्रोनाउन। अब आगे बढ़ो। अब यहां देखो, क्वेश्चन है ए बी सी और डी। पहला रूल है, कॉपी में नोट्स लिखो, और पता है आपको, यानी सबसे पहले नोट्स लिखो, कॉपी में सब लोग नोट्स लिखो कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी ऑप्शन में लग जाए तो सेंटेंस उसी से शुरुआत करेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में लग जाए तो सेंटेंस की शुरुआत उसी से होती है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में लग जाए तो सेंटेंस की शुरुआत उसी से होती है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, पढ़े नहीं हो? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक राजा रहा करता था, उसकी 3 रानियां थी, 4 पुत्र थे, नहीं पढ़े हो? वही तो दिखाता है वंस अपॉन अ टाइम। यानी वंस अपॉन अ टाइम अगर लग गया तो इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले। अब देखो वंस अपॉन अ टाइम दिख रहा है तो इसका मतलब आंसर है। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? यानी एक बार फिर से, नहीं आया? चलो बता देता हूं फिर से। देखो यहां पे वंस अपॉन अ टाइम लगा है। अगर कोई सेंटेंस हो, अगर इसमें वंस अपॉन अ टाइम लग गया तो सेंटेंस का शुरुआत उसी से होगा। अब देखो यहां पर वंस अपॉन अ टाइम दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत सी से होगा। सीधा आंसर है, सीधा ट्रिक है 2 सेकंड में करने का कि वंस अपॉन अ टाइम दिखा। अब ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो पहले लग जाएं और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लास्ट में लग जाएं, या फिर जैसे मैं आपको नाउन वाला बताया वैसे ही सेंटेंस है। जरा एक बात बताओ, सेंटेंस कभी एंड से शुरू होगा? एज वेल एज से शुरू होगा?
एज वेल एज होगा। अरे सबसे पहले जोड़ेगा ना कि बॉय एज वेल एज गर्ल, ब्रदर एज वेल एज सिस्टर, यानी कि ये एंड हो गया, एज वेल एज हो गया। बताओ मैंने लिख दिया बट होगा, यानी इन सब से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगा। अब ये बताएंगे कल की क्लास में, यानी ये जितने भी चीजें हैं इसको लिखवाना पड़ेगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। क्लियर है? तो मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।